तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, आज है 6 जुलाई और रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। जैसा कि आप सबके मैसेज आ रहे थे कि सबसे पहले आपको वीडियो चाहिए कि ज्योग्राफी से स्कूल लेक्चरर की तैयारी हम कैसे करें, और मैंने भी बोला था कि बहुत दिन से वीडियो बनाना चाह रही थी, बस थोड़ा सा टाइम की वजह से वीडियो बन नहीं पाया। तो आज मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपके सामने जो मेरी स्ट्रेटजी थी, जैसा कि मैंने स्कूल लेक्चरर फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें उसके लिए वीडियो बनाया था, वैसे ही कि मैंने किस तरह से तैयारी की थी और आप सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया उसको। तो इसी तरह से जो सेकंड पेपर है और मेरे सब्जेक्ट रहा है ज्योग्राफी, और मैं हाल फिलहाल ज्योग्राफी से स्कूल लेक्चरर हूँ, तो मैंने तैयारी कैसे करी थी उस तरह का वीडियो मैं बिल्कुल ओरिजिनल है कि कितने दिन लगे थे मुझे, कैसे तैयारी करी थी। बहुत सारे लोगों को होता है कि यार फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर बनना इतना इजी नहीं होता, सालों लग जाते हैं बनने में, है ना। लेकिन मेरा यह मानना है कि जब आप ठान लेते हो कि हमें बनना है तो बनना है, फिर टाइम ड्यूरेशन वैल्यू नहीं करती कि आपने 2 साल तैयारी की या आपने 6 महीने तैयारी की या आपने 4 महीने तैयारी की या 2 महीने तैयारी की। हाँ, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैडम कोचिंग करें, ऑनलाइन क्लासेस लें या फिर कैसे तैयारी करें। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैंने कोई कोचिंग नहीं करी, कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली, और किस तरह से मैंने, और सब्जेक्ट की तो आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए ही मत, क्योंकि अगर आप स्कूल लेक्चरर बनना चाहते हैं अपने सब्जेक्ट से तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं आपका वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। और सब्जेक्ट बहुत लेंदी होता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऑनलाइन क्लासेज आपको 4-5 महीने में आपके सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा करवा सकती है। वो सब फ्रॉड होता है, ठगने की बातें होती है। हाँ, ये है कि भाई आप अभी जैसे एमए में आए ही हो और अभी आपके सामने 2 साल का टाइम पीरियड है और आपको लगता है कि तैयारी करनी चाहिए, तो मतलब कोचिंग लेनी चाहिए, तो आप कोचिंग ले सकते हो, है ना। बाकी अभी जैसे वैकेंसी आने के बाद में अगर आप कोचिंग में टाइम पास कर रहे हो तो वो सबसे गलत डिसीज़न है। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी कोचिंग में, मतलब वैकेंसी आने के बाद में, एग्ज़ाम डेट आने के बाद में आपको किसी भी कोचिंग में टाइम पास करना चाहिए। बिकॉज़ अगर आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो तो इतने मैच्योर्ड हो कि आप अपनी पढ़ाई को थोड़ा अपने तरीके से कर सके, अपने सब्जेक्ट में आपकी ठीक ठाक पकड़ होगी क्योंकि आपने उसी सब्जेक्ट में बीए किया है, उसी सब्जेक्ट में एमए किया है, तो ऑब्वियसली बात है ठीक ठाक सी पकड़ होगी, तभी आपने ये डिसीज़न लिया है कि आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी करेंगे। अब दोस्तों, सबसे पहले अपनी स्टोरी बताती हूँ मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे कि प्रिपरेशन करने के लिए बहुत सारे कि किस तरह से तैयारी करें। तो मैंने देखा कि सब लोग क्या करते हैं कि भाई मैंने स्कूल लेक्चरर मैं बना हूँ, मैं बन सकता हूँ तो कोई भी बन सकता है, पहली लाइन यही होती है। और दूसरी बात कि ये लीजिए किताबें और ये लीजिए बुक लिस्ट, ये किताबें हैं और लो कर लो तैयारी, है ना। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि उन किताबों को किस तरह से पढ़ा जाता है ना। मेरा जहाँ तक मानना है, आप कोई भी यूट्यूब पे वीडियो खोल के देखोगे, बुक लिस्ट आपको मोस्टली वो लोग बता देंगे, और बहुत हज़ारों बुक नहीं होती हैं, बहुत सारे मतलब कुछ ही राइटर होते हैं जिनकी बुक्स पे अपन विश्वास करते हैं और वो लगभग सेम, हर एक सिलेक्शन लेने वाले ने सेम बुक्स पढ़ी होगी। मेरा मकसद यहाँ पर रहेगा, हालाँकि मैं बुक्स का नाम भी बताऊँगी, मेरा मकसद यहाँ पर रहेगा आप लोगों को बुक्स के साथ साथ कि उनको पढ़ना किस तरह से है, कि आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स किस तरह से बनाने हैं, वाइड नोट्स बनाने हैं या शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, वो सब तैयारी, वो सब बातें मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी ताकि एक स्ट्रेटेजी आपके दिमाग में हो। और फिलहाल आपकी एग्ज़ाम कब है, जैसे अक्टूबर में शायद होने वाली है एग्ज़ाम, तो कि भाई कितने 3-4 महीने हैं, 3-4 महीनों में आप किस तरह से एक अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं, तो वही आज शुरू करेंगे। तो आई होप कि जैसे फर्स्ट पेपर के लिए मैंने गाइड किया वैसे ही सेकंड पेपर के लिए मैं आपको गाइड करूँगी और मेरा गाइडेंस आपको कहीं ना कहीं काम आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ज्योग्राफी से स्कूल लेक्चरर की तैयारी मैंने कैसे करी, और अगर आपको वैल्यूएबल लगता है तो आप भी वो स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। हाँ, तो अब शुरू करते हैं। देखो, मैंने अपनी तैयारी के लिए टाइम पीरियड मैं आपको बता दूं, जिन लोगों के पास टाइम कम है, जिन लोगों को लग रहा है कि अभी बहुत कम टाइम है यार, 3-4 महीनों में कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी होती है क्या, उन सभी को मैं बता दूं कि 2021 की बात है, 2020 की बात है ना। 2020 में जब वैकेंसी आई थी, 21 में तो ज्वाइनिंग हुई थी मेरी, 20 में जब वैकेंसी आई थी तो जून में आरएएस की एग्ज़ाम थी। आप सबको कई बार वो चीज़ें बता चुकी हूँ।
और कुछ लोग कमेंट भी करते हैं, मैडम आरएएस के बारे में बताना ज़रूरी है क्या कि आप आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे थे? वो मैं इसलिए आप लोगों को बताती हूँ कि दोनों फील्ड अलग अलग हैं, और अगर आप दोनों फील्ड की तैयारी कर रहे हैं तो किस तरह से रिकनेक्ट कर सकते हैं। पढ़ाई हमेशा हेल्प करती है, और मेरा कुछ मतलब बुक्स वगैरह बताने का, प्रचार करने का लक्ष्य नहीं होता। मेरा लक्ष्य होता है कि अगर मैं थोड़ी बहुत भी आप लोगों को मेरे तरीके से गाइड कर पाऊँ, वो होता है। इसलिए मैं आपको स्टोरी वाइज कनेक्ट करते हुए बताती हूँ, है ना। तो शुरू वहीं से करते हैं। 25-26 जून को आरएएस मेंस की एग्ज़ाम लगी थी। उसके बाद में मेरी चल रही थी लॉ, तो यूनिवर्सिटी से मैं लॉ कर रही थी। तो मेरी जुलाई में मतलब एक्चुअली 24 जून से ही लॉ की एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई थी। तो उसके बाद में जुलाई तक, हाफ जुलाई तक, शायद 15-16 जुलाई तक मेरी लॉ की एग्ज़ाम थी यूनिवर्सिटी में। उसके बाद में तो जुलाई वहाँ आ गया। उसके बाद में मुझे लगा कि यार मतलब हम जब आरएएस प्री से मेंस तक का जो दौर होता है उसमें हम लोग क्या करते थे, घर नहीं जाते थे। मतलब मैं और मेरी कज़िन जो थे, क्योंकि 3 बार दे चुके हैं हम अटैम्प्ट, और हमेशा यही होता था प्री में पास हो गए, और मतलब प्री देते ही बस 5-6 दिन घर जाते थे, और उसके बाद में पता होता था कि हाँ पास हो जाएंगे, मार्क्स जोड़ लेते थे हम, और उसके बाद में हम लोग घर नहीं जाते थे। 5-10 दिन घर जाके एग्ज़ाम देते ही फिर आ जाते थे। लगभग 1-1.5 साल जितना भी मेंस की ड्यूरेशन रही है होती थी, उसमें हम लोग क्या होते थे, हॉस्टल में ही रहते थे। तो हम 1-1.5 साल से हॉस्टल में थे, प्री से लेकर मेंस तक। तो ऐसा था कि भाई घर वाले भी बुलाते हैं कि भाई कभी तो, अब बहुत दिन हो गए, थोड़े दिन तो घर आ जाओ। हमारी हालत भी ऐसी हो जाती थी, सूख के मरने वाले हो जाते थे, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे खाना भी नहीं भाता था। तो थोड़े दिन मैं मतलब घर चली गई जुलाई में एग्ज़ाम दे के। और जब मैं घर थी और घर से लौटने ही वाली थी, तो एसआई का एग्ज़ाम दिया था मैंने, सब इंस्पेक्टर का, राजस्थान पुलिस का। उसका रिज़ल्ट आ गया और उसमें मैं पास हो गई, और बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई थी। तो मुझे उस टाइम, मैं मतलब बेरोज़गार थी, तो मेरा लक्ष्य वही था कि मुझे सबसे पहले अभी नौकरी चाहिए, है ना, चाहे नौकरी कोई भी हो। तो मैंने पापा को बोला फ़िज़िकल की तैयारी करनी है। तो पापा ने पहले तो कि नहीं आरएएस से बनना है, फिर मैंने कहा नहीं पापा नौकरी चाहिए, तैयारी करनी है। तो पापा ने बोला ठीक है तैयारी करो। और मैंने घर से डायरेक्ट फिर एक छोटी सी डिफेंस अकेडमी ज्वाइन करी थी, क्योंकि फ़िज़िकल वर्क नहीं किया था कभी, मतलब फ़िज़िकल करना नहीं आता था, मेहनत नहीं, रनिंग वनिंग आती नहीं थी, तो उसके लिए चली गई, है ना। 28 सितंबर को मेरा फ़िज़िकल था, और 28 सितंबर को फ़िज़िकल देके मैं वापस हॉस्टल लौटती हूँ। और मतलब जब मैं फ़िज़िकल देके आई थी, 22-24 दिन तैयारी का मौका मिला था मुझे फ़िज़िकल का, और मैंने 4-4, 5-5, 6-6 घंटे फ़िज़िकल की प्रिपरेशन करी थी। तो मतलब मेरी हालत मतलब ख़राब हो गई थी, फ़िज़िकली बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी मैं। मेरे 22-24 दिन में ना मेरा 7 kg वेट कम हो गया था रनिंग करके, वो सब जो वो करवाते थे, बहुत मतलब बहुत कमज़ोर हो गई थी। जब हॉस्टल आई थी तो मतलब सही से चल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि बहुत सारी जगह चोट वोट लग गई थी। तो ऐसी सिचुएशन में अब 2-3 दिन हॉस्टल में रेस्ट कर लिया बेड पे। अब कि पता था कि भाई जनवरी में फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम है, और ज़िंदगी में पहले कभी तैयारी करी नहीं थी, तो सोचा था कि फ़र्स्ट ग्रेड तो अब तैयारी करनी है, आरएएस की तो हो गई एग्ज़ाम। तो ये सोच के मैंने क्या किया कि चलो लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं। मेरी आदत पड़ गई थी लाइब्रेरी में ही पढ़ने की, घर पे मतलब हॉस्टल में ना मेरे से पढ़ा नहीं जाता था। तो मैंने कहा अब लाइब्रेरी चलना है। तो उसी हालत में कि लंगड़ाते लंगड़ाते टाइप्स चलती थी, कमर में भी लग गई थी, पैरों में भी लग गई थी, और मतलब लाइब्रेरी में जैसे मेरी पहले सिटिंग होती थी उतनी सिटिंग करना मुश्किल हो गया था, बहुत बैठा नहीं जाता था, कमर दर्द होता था, पैरों में दर्द होता था। लेकिन और मतलब वहाँ पे जब मैं गई थी लाइब्रेरी वापस से, जब मेंस की तैयारी करी थी तब जाती थी, अब 4-5 महीनों बाद वापस गई थी, तो मतलब फ्रेंड्स लोग बोलती थी लड़कियाँ कि यार तुझे क्या हो गया, तू तो पहचान में ही नहीं आती, क्योंकि मैं बहुत ऐसे होके आई थी कमज़ोर सी। लेकिन कि भाई बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग दिवाली बनाने के लिए घर चले गए। अब शायद 5-7-10 दिन की तो छुट्टी ली होगी उस टाइम पे, नवंबर में ही दिवाली थी आई थिंक उस टाइम पे, या अक्टूबर लास्ट में थी, ऐसे कुछ थी। और दिवाली बना के मैं वापस लौटी, मतलब 7-8 दिन लाइब्रेरी गई, फिर दिवाली की छुट्टियों में घर चले गए और दिवाली बना के वापस लौटे। क्योंकि मुझे भी ये लगता था कि यार मतलब फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम है, और मेरी लाइब्रेरी में जब से मैं आरएएस की प्रिपरेशन कर रही थी, वहाँ पे बहुत सारे लड़के लड़कियाँ थी जो मतलब फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो मुझे लगता नहीं था कि इनके सामने अपन कहीं टिक पाएंगे और अपना सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि इतनी सी तैयारी में क्या ही होगा 1-2 महीने में, ऐसे मैं सोचती थी। ठीक है, तो चली गई घर पे, आ गए। अब आके ना मतलब 2.5 महीने, जैसे मान लो कि मैं
या तो अक्टूबर लास्ट में लौटी होंगी या फिर 1-2 नवंबर को, ऐसे कुछ लौटी होंगी, है ना। अब मान लो 1 नवंबर को मैं लौटी हूँ घर से और 1 नवंबर से लेकर 7 जनवरी को एग्ज़ाम थी फर्स्ट ग्रेड की, ठीक है। अब मेरे पास नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, 2 महीने थे। 25-26 दिसंबर ऐसे कुछ नेट की एग्ज़ाम थी। ज्योग्राफी से मैंने उसका भी फॉर्म लगाया था, मुझे पता था कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेंगे तो ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो नेट का भी दे देंगे, ठीक है। अब मैंने पढ़ना शुरू किया। अब मेरे पास पढ़ने के लिए मतलब पुरानी किताबें, मैंने आपको पहले मेरी जर्नी में बताया था कि मैं बहुत बार नेट में फ़ेल हुई हूँ, है ना। ज्योग्राफी में बहुत बार मैंने मतलब नेट की एग्ज़ाम दी, फेल होती गई, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी कमज़ोर थी, पढ़ी हुई थी ज्योग्राफी, बट जब लक काम नहीं करता और अपन प्रॉपर्ली उसमें ध्यान नहीं देते पढ़ाई में तो हो जाता है, नहीं देता है भगवान फल थोड़ा सा। तो मेरे को भी वही था। तो ज्योग्राफी ऐसे पढ़ी हुई थी, इंटेलिजेंट थी ज्योग्राफी में, क्योंकि कॉलेज वॉलेज में अच्छे नंबर आते थे। तो अब वही मैंने सोचा पढ़ाई स्टार्ट किस में से करें, है ना। तो पहली चीज़ आती है सिलेबस निकलवाना, है ना। अब आपको मैं अब यहाँ से मैं बता रही हूँ कि मैंने किस तरह से तैयारी करी और आपको भी बोलूँगी आप बिल्कुल उसी तरह से पढ़ना। फर्स्ट चीज़ आती है सिलेबस निकलवाना। सिलेबस आप सिर्फ फ़ोन में नहीं निकलवाएंगे, आप हाथ में रखेंगे सिलेबस को, है ना। PDF अपना पेपर पे निकलवा के हाथ में रखेंगे। मैंने देख लिया कि भाई अपने 3 भागों में सिलेबस बटा हुआ है। एक तो भाई ग्रेजुएशन लेवल की चीज़ें आती हैं अपने, एक PG लेवल की आती है और एक अपने 12th लेवल की चीज़ें आती है ना। जो लगभग अपने जो परसेंटेज होता है, मैंने थोड़ा सा लिखा भी था कि अगर अपन क्वेश्चंस का परसेंटेज देखें तो टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं अपने, 150 क्वेश्चन आते हैं अपने पेपर में, ठीक है। 150 में से 120% अपने सब्जेक्ट के आते हैं और 30% अपने साइकोलॉजी के आते हैं, ठीक है। अब 120 प्रश्न में BA लेवल की ज्योग्राफी आती है, कुछ MA लेवल की ज्योग्राफी आती है और कुछ आती है 11th-12th की। तो लगभग 120 प्रश्न में होता है। 11th-12th की जो ज्योग्राफी आती है उसके लगभग 55 प्रश्न होते हैं और BA लेवल की जो ज्योग्राफी आती है उसके लगभग 55 प्रश्न होते हैं और MA लेवल की जो ज्योग्राफी आती है उसके बस 10 क्वेश्चन लगभग होते हैं। मतलब हाई स्टैंडर्ड के 10 क्वेश्चन होते हैं, बाकी क्वेश्चन थोड़े सिंपल आते हैं। तो पहले मैंने भी यही रिसर्च की कि भाई क्वेश्चन पेपर आता किस तरह से है। अब देखो स्कूल लेक्चरर वगैरह इतनी तो एग्ज़ाम लगती नहीं है कि अपन को पुराने क्वेश्चन पेपर बहुत सारे मिल जाएंगे, मिलेंगे तो मुश्किल से इक्के दुक्के मिलेंगे और नहीं मिलती है गाइड, है ना। और मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं ऐसे नेट पे ऐसे ढूंढ के निकालूँ, उतना मेरे से हुआ भी नहीं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि अब सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है। देखो 3-4 चीज़ें हैं जो हमें ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़नी है ना। सबसे पहले तो फिज़िकल ज्योग्राफी, सबसे जो मतलब अपने ज्योग्राफी की जो आत्मा होती है वो होती है फिज़िकल ज्योग्राफी। अब फिज़िकल ज्योग्राफी सिर्फ एक ज्योग्राफी नहीं होती, आप सब लोगों को पता है। उसके 3 पार्ट होते हैं, एक तो भू आकृति विज्ञान, एक जलवायु विज्ञान, एक समुद्र विज्ञान। 3 चीज़ें हैं और 3 चीज़ें मैं हमेशा से जब भी मैं नेट की तैयारी करती थी ना, इन्हीं 3 चीज़ों पर जोर देती थी। बाकी सारी चीज़ें पढ़ती ही नहीं थी, देखती ही नहीं थी। मुझे लगता था ज्योग्राफी यही है बस, है ना, इसके अलावा ज्योग्राफी है ही नहीं। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इन 3 चीज़ों के लिए मैं आपको सिर्फ एक ही सजेशन दूंगी, एक ही बुक खरीदिए, वो है सविंद्र सिंह। किसी भी बुक की तरफ देखिए ही मत, किसी को ही मत पूछिए, सिर्फ और सिर्फ सविंद्र सिंह खरीद लीजिए। खूब डिटेल में लिखा हुआ है, जचा के लिखा हुआ है और सविंद्र सिंह से अच्छा मुझे नहीं लगता ज्योग्राफी को कोई भी डिस्क्राइब कर सकता है, ठीक है। अब लेकिन है ना, इतनी मोटी बुक आती है सविंद्र सिंह, इतनी मोटी। अब है ना, आप इस टाइम पे वो पूरी सविंद्र सिंह पढ़ लो तो वही वो मतलब वाह वाह है। मैंने क्या किया था, मतलब जब मैं नेट की तैयारी करती थी तो सविंद्र सिंह से जियोमॉर्फोलॉजी के और ओशियोनोग्राफी के, क्लाइमेटोग्राफी के, इनके मैंने नोट्स बना रखे थे मेरे स्तर पे। मतलब छापती रहती थी, मेरे को ना पढ़ने में मज़ा नहीं आता था, मैं लिखती रहती थी उनमें से छोटी छोटी चीज़ें। तो वही नोट्स मैंने बना रखे थे। तो मुझे लगा कि भाई देखो अपनी भौतिक भूगोल पूरी तैयार है, नोट्स है। हाँ, तो किताब पढ़ने से अच्छा कि पता नहीं कितना याद होगा कितना नहीं होगा, इससे अच्छा था कि पहले जो मेहनत करी है क्यों ना उसी को रिवाइज़ कर लिया जाए। तो मैंने क्या किया कि मेरे तीनों के नोट्स बनाए हुए थे। अब देखो मैं नोट्स कैसे बनाती थी कि पहले तो बनाए हुए थे, विस्तृत में ही बनाए हुए थे इन तीनों ज्योग्राफी के, तो है ना, कौन कौन सी, भौतिक भूगोल, जलवायु भूगोल और समुद्र विज्ञान, है ना। अब इन तीनों को मैंने क्या किया कि जब मैं पढ़ती थी नोट्स, रूटीन मेरा ये होता था कि सुबह लाइब्रेरी में गए तो जैसे आज अपने नोट्स शुरू किए हैं, ठीक है, तो एक छोटी कॉपी ले लो पतली सी, है ना, उसके एक पेज में भी मैं स्केल से 3 पार्ट करती थी, ऐसे 3 लाइनें खींच ली, मतलब 3 खाने बना लिए उसके,
ठीक है। अब मैं पढ़ रही हूँ भौतिक भूगोल में भूआकृति विज्ञान पढ़ रही हूँ। तो सबसे पहले जैसे भूआकृति विज्ञान का जनक इनको कहा गया है। भूआकृति विज्ञान पे जियोमॉर्फोलॉजी नामक पुस्तक इसने लिखी थी, उसी के मैंने शॉर्ट नोट्स और एक पेज में 3 खाने बनाए और सिर्फ भूआकृति विज्ञान जनक, ये भूआकृति विज्ञान पुस्तक, इसके लेखक के बहुत शॉर्ट नोट्स है ना, मतलब जो मेरे नोट्स बनाए हुए थे उनमें से भी शॉर्ट नोट्स इतने छोटे कि मतलब जितने छोटे आप कर सकते हो ना उतने छोटे नोट्स बना लो, ठीक है। उतने छोटे नोट्स मैंने बनाने स्टार्ट किए। क्यों? क्योंकि अपन को जब इतनी मोटी मोटी कॉपियाँ दिखती है ना तो रिविज़न करने का मन ही नहीं करता है ना, ऐसे लगता है यार किताब है या कॉपी है ना, क्योंकि जो किताब में वही छाप लेंगे तो नोट्स क्या हुए। मतलब मेरे जो पहले नोट्स बनाए हुए थे सविंद्र सिंह में से, उसी को मैंने शॉर्ट नोट्स और बना लिए है ना। अब ये मैं डेली बनाती थी। इससे क्या होता है, एक तो पढ़ते वक्त आपको नींद नहीं आती है ना, मतलब अगर आप सिंपल यूँ बैठे बैठे ऐसे 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 पढ़ते रहोगे तो क्या होगा कि आपको नींद आएगी बहुत, है ना। जब आप लिखते रहोगे साथ साथ तो आपको नींद नहीं आएगी, बोरियत नहीं होगी, है ना। और मैं तो आपको पता है हमेशा बोलती हूँ कि मैं हमेशा लिख लिख के ही पढ़ती हूँ, तो ये भी मैं लिख लिख के ही पढ़ती थी। ऐसे शॉर्ट नोट्स तैयार किए। इसके साथ ही एक चीज़ और कि एक उसी कॉपी का जो पीछे के पन्ने थे उसी में भी 3 पार्ट कर लिए, है ना। जो भी कोई बुक आती किसी में भी, तो एक तरफ लिख लिया बुक, एक तरफ लिख लिया राइटर, है ना। मतलब सिर्फ अगर भौतिक भूगोल की बात करें तो कम से कम 100 बुक हो गई थी भौतिक भूगोल की, है ना। इतनी सारी अपने बुक्स और राइटर्स के नाम आते हैं और यकीन मानो ये फेवरेट क्वेश्चन होते हैं उनके, है ना। तो अब मैं क्या करती थी, आज के दिन में जैसे मैंने नोट्स के 30 पन्ने पढ़े हैं, ठीक है, 30 पन्नों के साथ साथ मैंने उन 30 पन्नों के शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं। वो शॉर्ट नोट्स क्योंकि एक पेज के 3 पार्ट कर रखे थे तो मुश्किल से 1.5 पन्ने के बनते थे, ठीक है। अब ये मैंने बना लिए। अब जब मैं कल लाइब्रेरी आ रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि कल वाली चीज़ों को भूल के मैं फिर से नई चीज़ें करना शुरू कर दिया, मतलब आगे का पढ़ना शुरू कर दिया। अब यही चीज़ मेन की पॉइंट होता है, हम एक बार में कितना भी कर लो कितना भी नहीं याद कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करती थी कि जो हमने कल जो 30 पन्ने पढ़े थे ना नोट्स में से, उन्हीं नोट्स को सिर्फ ऐसे दोहराती थी, मतलब वही 30 पन्ने बड़े वाले में यूँ लाइन वाइज कि हाँ भूआकृति विज्ञान के जनक ऐसे 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 लाइन वाइज जल्दी जल्दी वापस से जो जिस रफ्तार में कल पढ़े थे उस रफ्तार में नहीं, आज सिर्फ ऐसे जल्दी 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 मैंने पढ़ लिया, ठीक है। तो मतलब चाहे 1 घंटा लगे, मुझे 1 घंटा लगता था। कल के दिन में जो 30 पन्ने मैंने 7-8 घंटे में 6-7 घंटे में पढ़े थे, है ना, आज मुझे 1 घंटा लगता था उसका रिवीजन करने में। लेकिन मेरा ये मकसद था कि सबसे पहले कल जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना ही करना है, फिर ही मुझे आगे बढ़ना है। ये पहला रिवीजन हो गया। दूसरा, जो मैंने किताबों के लिए पीछे से अलग से पेज रख रखा था, उन किताबों को पढ़ती थी, ये किताब ये राइटर, ये किताब ये राइटर, ये किताब, और फिर उनको ऐसे ऐसे मतलब हाथ ऐसे ऐसे छुपा के हम करते हैं ना याद, वैसे याद करती थी, है ना। दूसरा। तीसरा, जब शाम को टाइम ख़त्म होता था लाइब्रेरी का, तब अपन ने पूरे दिन में जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं किताब कॉपी बंद कर देती थी और वो शॉर्ट नोट्स आधा घंटा होता था, आधा घंटे में वो शॉर्ट नोट्स पढ़ के ही उठना है, पढ़ के ही घर जाना है, वो काम करती थी। एक दिन में 3 बार रिवीजन हो गया और यही चीज़ मैंने दोहराई। यकीन मानो दोस्तों, आप पूरा चीज़ नहीं पढ़ सकोगे शायद, मतलब पूरा सिलेबस नहीं कर पाओ, लेकिन अगर आप जितना कर रहे हो उसको इस तरह पढ़ोगे ना कि पहले नोट्स बनाओ पढ़ते वक्त, दूसरा नोट्स बना के उनको पहले जो कल मतलब पढ़ा है उसका पहले रिवीजन करो, और फिर शाम को जाते टाइम एक बार शॉर्ट नोट्स मेरे से रिवीजन करो, और बुक्स के नोट्स अपन ने अलग से बना रखे हैं उनका रिवीजन करो डेली, है ना। तो बुक्स तो मतलब बुक और राइटर तो मेरे ऐसे याद थे कि आज भी आप नींदों में पूछोगे ना तो भी मैं बता दूंगी, इतने भयानक याद हो गए थे मेरे, है ना। तो यही स्ट्रेटेजी रही थी मेरी कि डेली, और जैसे कल के 30 पन्ने, परसों के 30 पन्ने, पिछले दिन के 30 पन्ने, 60 पन्ने हो गए, चाहे 1.5 घंटा लगे, लेकिन पहले उन 60 पन्नों का रिवीजन करना था। रिवीजन बस ऐसे ही होता था कि लाइन पढ़ती थी, लेकिन रिवीजन करना है मतलब करना है। इस तरह से मैंने भौतिक भूगोल तैयार की। अगर आपका मन करे तो आप सविंद्र सिंह डायरेक्ट पढ़ सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, और आपका मन करे मेरी तरह से एक बार बड़े नोट्स बना के उनमें से छोटे नोट्स बना लो। अब दोस्तों, जब हमने भौतिक भूगोल पढ़ लिया तो ऐसे मानो कि अपना 40% सिलेबस लगभग अपना ज्योग्राफी का पूरा हो गया, है ना। स्कूल लेक्चरर मान लो चाहे नेट मान लो। उसके बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपना भौगोलिक चिंतक, जो बहुत सारे बच्चों को बहुत हार्ड लगता है। बुक मैं आपको बता देती हूँ, भौगोलिक चिंतक की मैंने लिखी थी, माजिद हुसैन पढ़ी थी। देखो हमारे कॉलेज में चलती थी, शायद 1st 2nd ईयर में अपने भौगोलिक चिंतक चलते हैं मेरे हिसाब से,
है ना, उसमें माजिद हुसैन खरीदी थी और उसी माजिद हुसैन के शॉर्ट नोट्स बनाए थे मैंने, है ना। और छोटी सी, मतलब ज़्यादा मोटी नहीं आती है माजिद हुसैन, छोटी सी बुक है, उसमें भी ये देख लो कि अपने कौन कौन से विचारक हैं मतलब अपने सिलेबस में, उन्हीं सिलेबस के शॉर्ट नोट्स बनाओ। और उन्हीं सिलेबस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है भौगोलिक चिंतक में किताबें, यार इतनी किताबें, इतने विचारक हैं, उनको पीछे लिखते जाओ। जिस पेज में अपन ने भौतिक भूगोल वाले विचारक और वो लिखे थे ना राइटर, और वो उसी में उसको लिखते जाओ और लगातार उनको भी शॉर्ट नोट्स बनाओ। और वैसे ही याद करो कि आज जो शॉर्ट नोट्स बनाए कल उनको पढ़ना है, फिर ही आगे बढ़ना है ना। ऐसे विचारक जैसे कि सबसे पहले आप कौन से विचारक मेन होते हैं, जैसे कि जर्मन मेन होते हैं, उसके बाद में अमेरिकन मेन थे, फिर फ्रांसीसी मेन थे, है ना। जिस तरह से सिलेबस में दिया हुआ है उसी तरह से पढ़ो, पूरी माजिद हुसैन नहीं पढ़नी है। और लास्ट में अपन को क्रांतियाँ दी गई हैं, जैसे मात्रात्मक क्रांति हो गई, संभववाद, निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद, ये सब हो गया। उनके क्रांतियों के नाम लिखोगे, मात्रात्मक क्रांति के जनक कौन थे, है ना, इससे संबंधित पुस्तक कौन है, क्योंकि उसमें जैसे कंप्यूटर के स्वर्ण बछड़े और ये सारे कोटेशन दिए जाते हैं और ये पूछे जाते हैं हमसे। यही नोट्स लिखने हैं आपको, शॉर्ट नोट्स में यही सारी चीज़ें लिखनी है। अब यार शॉर्ट नोट्स किस तरह से बनाते हैं वो आप सब लोगों को पता है, और थोड़ा सा और अंदाज़ा चाहिए ना तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको मेरी कॉपी दिखाऊंगी जिस कॉपी में मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। अगर आपको चाहिए तो वो मुझे बता देना, है ना। बाकी आप सब लोग यार पढ़े लिखे हो, स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, तो इतना तो जानते हैं अपन की क्या चीज़ें अपने लिए मेन होती हैं, क्या अपन को लिखनी चाहिए, क्या अपन को नहीं लिखनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन ने भौतिक भूगोल की बात करी, जिसमें 3 ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई, भौतिक, समुद्र और जलवायु। उसके लिए अपन पढ़ेंगे सविंद्र सिंह, है ना। और दूसरी अपन पढ़ रहे हैं चिंतक। चिंतक में अपन माजिद हुसैन पढ़ रहे हैं, है ना। जितने विचारक हैं सबके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, सबके मतलब पीछे राइटर और बुक्स अलग लिख ली थी, क्रांति और क्रांतियों के जनक अलग लिख लिए थे। बहुत क्वेश्चन पुटअप होते हैं यार चिंतक में से, क्योंकि सबको चिंतक याद नहीं होते और चिंतक सिर्फ रटने होते हैं। शॉर्ट नोट्स चिंतक के तो बनाने ही बनाने हैं, है ना, और उससे ही आगे बढ़ना है। चिंतक वाला क्वेश्चन पेपर जो होता है ना, मतलब चिंतक वाला जो पार्ट होता है ना, बहुत नंबर दिलाता है अपन को। और आप हमारा पेपर उठा के देख लीजिएगा 7 जनवरी वाला, बहुत क्वेश्चन आए थे चिंतक वाले पार्ट में से कम भी 40-50 क्वेश्चन आए थे और मेरा एक भी गलत नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा रट लिए थे, है ना। 2 पार्ट हो गए। अब तीसरा पार्ट मैं बता रही हूँ, राजस्थान की ज्योग्राफी और भारत की ज्योग्राफी। अब देखो भारत की ज्योग्राफी के लिए तो देखो, अब मैं तो आरएस की स्टूडेंट थी, तो हमारी इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी दोनों सिलेबस में चलती हैं, तो मैंने अपने आरएस वाले नोट्स से उठाए थे। भारत की ज्योग्राफी में जो आपके टॉपिक हैं उनमें से मतलब वो टॉपिक तैयार करो और उनको पढ़ो। तो अब मैं उसके लिए तो क्या बताऊँ अलग से कि मैंने मतलब जो आरएस में नोट्स बना रखे थे वही पढ़े थे। राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए मैं आपको बोल दूंगी कि एक तो लक्ष्य राजस्थान में, मैं हमेशा राजस्थान जो होता है वो लक्ष्य राजस्थान में से ही पढ़ा है। मैंने कोई गाइड नहीं खरीदी और लक्ष्य के अलावा मैंने किसी भी गाइड पे भरोसा भी नहीं किया। लक्ष्य राजस्थान में से ही पढ़ा है, कोई शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। 6-7 चैप्टर हैं अपने ज्योग्राफी के, मतलब भूआकृतिक प्रदेश कौन से हैं, मृदा क्या है, जलवायु क्या है, नदियाँ कौन सी है ना, यही तो है। 7-8 एक चैप्टर हैं जो अपन लक्ष्य राजस्थान में से आराम से पढ़ सकते हैं। पीछे बहुत सारे पुराने क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए तो यार मैं क्या बताऊँ, मैंने मेरे आरएस के टाइम पे जो नोट्स तैयार करे थे वो ही पढ़े थे। और अगर किताबों का नाम मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि इंडियन ज्योग्राफी के लिए, एक तो 11वीं की एनसीईआरटी, मतलब अपने जो 11वीं में किताब चल रही है ना, राजस्थान बोर्ड में भी आजकल एनसीईआरटी चलने लग गई, वो मतलब इंडियन ज्योग्राफी बहुत अच्छी है, वो मैंने पढ़ाई है अभी पिछले साल, तो मुझे पता है, बिल्कुल शानदार ज्योग्राफी है, उसमें से पढ़ लीजिएगा इंडियन ज्योग्राफी। और अगर आप बड़ी किताब खरीदना चाहते हैं तो आर.सी. तिवारी जी की भी इंडियन ज्योग्राफी आती है जो अच्छी आती है ना। और मैंने तो यार कॉलेज के टाइम पर सिंपल सादा कोई बुक खरीदी थी ऐसे ही लोकली, है ना, उसी में से तैयार किए हुए थे, आरएस के नोट्स थे तो वहीं से पढ़ी थी, है ना। बाकी अगर आप लोग नए हैं ना तो 11वीं की एनसीईआरटी खरीद लेना, है ना। 11वीं की एनसीईआरटी है भारत का भूगोल, वो बहुत अच्छी है। राजस्थान का मैंने लक्ष्य राजस्थान में से पढ़ा था, देखो, है ना। मुझे लक्ष्य राजस्थान से अच्छी कोई चीज़ नहीं लगती राजस्थान के लिए। अगर आप लेना चाहो तो एक हिंदी ग्रंथ अकादमी की हरिमोहन सक्सेना की बुक आती है ना, बहुत अच्छी बताते हैं। मैंने देखो पर्सनली नहीं पढ़ी, लेकिन हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो गवर्नमेंट की बुक्स होती है, मतलब ऐसी बुक्स होती हैं, उनमें से आ जाते हैं। तो अगर आप लोग मतलब ख़रीदना चाहते हो कोई बुक गाइड के अलावा तो आप इसे खरीद सकते हो। बाकी अगर मैं कहूँ तो लक्ष्य राजस्थान काफ़ी है, अगर आप लक्ष्य राजस्थान में से पढ़ना चाहो। राजस्थान तो मुझे नहीं लगता उससे कहीं बाहर जाएगा, है ना, आपको कोई भी और बुक पढ़ने की ज़रूरत है। तो हमारे जो सबसे मेन पार्ट है वो पूरे हो गए। देखो भू आकृति भूगोल हो गई हमारी, भौगोलिक चिंतक हो गए, और
भारत का भूगोल हो गया और लक्ष्य राजस्थान मतलब राजस्थान की ज्योग्राफी हो गई। ये 4 पार्ट आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये चारों पार्ट, ठीक है। और इन्हीं चारों पार्टों में से यूँ सोचो कि 60% जो अपने क्वेश्चन आते हैं इन्हीं चारों पार्ट्स में से आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब देखो दिमाग लगाने की बात है, इसके अलावा जो MA लेवल का क्वेश्चन आते हैं वो लगभग 10 क्वेश्चन ही आते हैं, वो अपन ने देख लिया। और MA लेवल में आता क्या है, MA लेवल में आता है आर्थिक भूगोल, मतलब सॉरी कृषि भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल। अब इनमें क्या होता है कि बहुत डीप क्वेश्चन नहीं देते। राजनीतिक भूगोल में देखो 2 तो सिद्धांत है, मतलब राजनीति वो ध्रुवीय वाला सिद्धांत है ना, मैकिंडर का, एक मैकिंडर के जैसा ही रिमलैंड थ्योरी है ना। तो मतलब वो 3-4 थ्योरियाँ हैं, उन्हीं में से ज़्यादातर क्वेश्चन दे देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कि राजनीति भूगोल का जनक कौन है, मतलब बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या की थ्योरी है 2-3 अपने ज्योग्राफी में, है ना। उन्हीं थ्योरियों में से मोस्टली क्वेश्चन आ जाते हैं कि निम्न में से या कौन सी अवस्था 2 कहलाती है, संक्रमणकालीन अवस्था कौन सी कहलाती है ना, या फिर ये वाला सिद्धांत किसने दिया था, ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं। नगरीय भूगोल, कृषि भूगोल, इन सब में मोस्टली सिद्धांत है, हैरिस और उलमैन का सिद्धांत है ना। नगरीय भूगोल में भी सिद्धांत है, कृषि भूगोल में भी सिद्धांत है, वॉन थ्योनेन के और इन सब के। तो आप क्या करना, इसके लिए अब मैं बोल रही हूँ कि जो MA लेवल का पार्ट है ना, उसके लिए कोई भी एक ज्योग्राफी की गाइड खरीद लेना। इसमें अब आपको ना अलग अलग किताबें मत खरीदने बैठना, कृषि, नगरीय, राजनीतिक, जनसंख्या, बिल्कुल भी मत खरीदना अलग अलग किताबें। इनको क्या करना कि इनको एक जगह से क्या करना कि एक गाइड खरीद लेना, उसमें मोस्टली सिद्धांत भी देते हैं और उनके अंदर की तो अपन को कितनी बातें पढ़नी है, थोड़ी मोड़ी की 5-5 लाइन पता होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ज़्यादा डीप क्वेश्चन उनमें से नहीं देते हैं। बस ये है कि ये अगर अपन एकदम ही छोड़ देंगे ना तो सरल सरल क्वेश्चन भी गलत कर देंगे, अगर इनको पढ़ के जाएंगे ना तो ही सही करेंगे। मैंने किसमें से पढ़ा था, देखो सीधे से बताती हूँ, अजीमुथ के नोट्स थे, है ना, मेरी बहन के पास में, उसने नेट क्लियर किया था उन नोट्स से, तो उसके नोट्स थे और उसमें कृषि भूगोल, नगरीय भूगोल, मतलब 2-3 नोट्सों का समाकलन कर रखा था कि छोटी सी कृषि भूगोल, छोटी सी नगरीय भूगोल, छोटी सी जनसंख्या भूगोल, है ना। मतलब ज़्यादा के नहीं थे, 50-50 पेजों के नोट्स थे, खुले खुले लिखे हुए एकदम, है ना। तो मैंने उनमें से पढ़ा था कि जल्दी पूरी हो जाती थी और ईजी लैंग्वेज थी, तो मैंने अजीमुथ के नोट्स में से पढ़ा था। एक बात और बता दूँ, अगर आप लोग बुक्स नहीं खरीदना चाहते हो और अगर आप वैसे तैयारी करना चाहते हो नोट्सों से और खुद के नोट्स भी नहीं बनाना चाहते हो, तो अजीमुथ के नोट्स आप खरीद सकते हो, क्योंकि मैंने उसके नोट्स में मतलब कई तरह की हेल्प ली थी। मतलब इन चारों किताबों में MA लेवल की चीज़ें मैंने उनके नोट्स से ही पढ़ी थी, मैंने खुद ने नहीं खरीदे थे। थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं यार, 12-15 हज़ार कुछ इतने के देता है आजकल अजीमुथ वाला, तो थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं, बट हैंड रिटन नोट्स आते हैं और बहुत ही अच्छे आते हैं। तो अगर आप मतलब उस तरह से तैयारी करना चाहते हो तो वो सजेशन भी है, कोई प्रचार नहीं है, कोई पैसे वैसे नहीं लिए, बस मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि रियल जो जिस तरह से मैंने तैयारी की थी वो मैं आपको बता रही हूँ। एक सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, प्रायोगिक भूगोल को ऐसे कैसे छोड़ देते हैं, उसको छोड़ने की गलती नहीं करनी है। प्रायोगिक भूगोल के देखो, हमने तो कॉलेज के ज़माने से JP शर्मा की बुक खरीदी थी, क्योंकि हमें था कि भाई ज्योग्राफी के फील्ड में ही आगे बढ़ना है ना। पहले हमने सोचा था कि RS के 2 पेपर होते थे, एक GK का और एक सब्जेक्ट का, तो हमें था कि सब्जेक्ट वाले पेपर में अपन को नंबर लाने हैं, तो हमने JP शर्मा उस टाइम खरीदी थी, इतनी मोटी बुक आती है। तो अपने जो भी प्रैक्टिकल के टॉपिक है वो आप JP शर्मा में से पढ़ सकते हो। अगर आप मेरी तरह से पुराने खिलाड़ी हो, मैदान में कई दिनों से हो तो अगर आप नए हो और आप JP शर्मा मत खरीदो। 11th और 12th दोनों में प्रायोगिक भूगोल चलती है, भूगोल के प्रयोगात्मक कार्य भाग 1 और भाग 2 दोनों में, है ना। NCERT की बुक है और अपने राजस्थान बोर्ड में आजकल NCERT चलती है, तो ये वहाँ चलती है, तो आप उसके लिए वो खरीद सकते हो। ज़्यादा मोटी नहीं है, पतली पतली सी है और उनमें से आप थोड़ी सी तैयारी कर सकते हो। प्रयोगात्मक भूगोल छोड़ के नहीं जाना है, छोड़ के जाने वाले बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, वो पढ़ के जाना है। अब बच गया मानव भूगोल। मानव भूगोल के बहुत इजी टॉपिक है यार, माजिद हुसैन की बुक हमने कॉलेज टाइम पे खरीदी थी, उसी से मैंने भी पढ़ाई की थी। टॉपिक्स देख लेना सिलेबस में कौन कौन से हैं और उन्हीं से टॉपिक छांट के आपको तैयारी करनी है। लगभग पूरी चीज़ें अपनी हो गई, बहुत ज़्यादा किताबें नहीं बताऊंगी। एक तो आपको सविंदर सिंह लेनी है, राजस्थान का भूगोल के लिए लक्ष्य राजस्थान लेनी है, भारत के भूगोल के लिए आप 11वीं की किताब में से पढ़ सकते हो, प्रयोगात्मक आप 11वीं-12वीं में से पढ़ सकते हो, MA के लिए कोई गाइड खरीद सकते हो, है ना। सिंपल सी बात है, कोई भी गाइड खरीद लेना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब 1-2 चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी।
अब एक दो चीज़ें मैं और ऐड करना चाहूँगी। देखो लाइब्रेरी में अब आप सोच रहे होगे कि मैडम मेरा रूटीन क्या होता था, 8:30 बजे जाती थी मैं लाइब्रेरी और 6:30 बजे वापस आती थी। तो आप सोच रहे होंगे कि मैडम आप इतने घंटे लाइब्रेरी रहती थी, उसमें क्या आप 30 पेज ही पढ़ती थी? जैसे मैंने कहा कि 28-30 पेज निकलते थे मेरे नोट्स के डेली। तो बिल्कुल नहीं, 30 पेज ही नहीं पढ़ती थी मैं। उससे पहले क्या होता था, सुबह जाते ही आधा घंटे, एक बार जाते ही थोड़ा सा सेट नहीं होते, एटलस लेके बैठती थी आधा घंटे, है ना। और रूटीन होता था, आज इंडिया का मैप में जैसे आज नदियों का मैप बनाना, आज पहाड़ों का बनाना है, आज मरुस्थलों का बनाना है, पहले इंडिया तैयार किया, फिर वर्ल्ड मैप लेके बैठती थी कि आज वर्ल्ड की नदियाँ पढ़नी है, आज वर्ल्ड के पहाड़ पढ़ने हैं, क्योंकि मैपिंग ज्योग्राफी में हमें बहुत हेल्प करती है। और आप सोचना भी मत कि आप मैपिंग बिना पास हो जाओगे। फर्स्ट चीज़ ये कि लगातार साथ साथ मैंने मैपिंग की तैयारी भी करी थी कि डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, लेकिन इनडायरेक्टली मैपिंग हमें बहुत हेल्प करती है ज्योग्राफी में। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल मत भूलना कि आप बिना मैपिंग के आप स्कूल लेक्चरर बन जाओगे। दूसरा, मैंने बोला कि गाइड आपको लेनी है ना। गाइड से एक तो आपको सिलेबस पता चलेगा, जैसे मैंने फर्स्ट पेपर के लिए बोला वैसे ही। और दूसरा कि जो MA लेवल की ज्योग्राफी है वो आपको सिर्फ गाइड से ही तैयार करनी है, ठीक है। तीसरी बात मैं ये कह रही हूँ कि स्कूल लेक्चरर में हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर मुश्किल से ही मिलेंगे। मुझे नहीं मिले थे मार्केट में कि पुराने पेपर और मॉडल पेपर। मैंने क्या किए थे कि नेट के लिए ख़रीदे थे, है ना। नेट के लिए मैंने, जैसे नेट के तो हर 6 महीने में एग्ज़ाम होती है, तो उसके लिए मैंने मॉडल पेपर और मतलब पुराने पेपर खरीदे थे नेट के, कि पुराने पेपर की एक गाइड आती है वो। तो नेट में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर। सिलेबस देखो सेम सिलेबस है, कुछ अलग नहीं है। तो सिलेबस वही मैंने बोला कि नेट का जो पेपर थे, 2 पेपर होते थे। पहले पेपर में शायद अपने 50 क्वेश्चन आते हैं नेट में, और दूसरे में अपने 100 क्वेश्चन आते हैं। डेली के 2 पेपर। कब? जब मैं वापस आने वाली होती थी, 4 बजे हम चाय पी के आते थे, है ना। 4 बजे बाद में मेरा मन नहीं लगता था पढ़ाई में, बिल्कुल भी नहीं लगता था। पूरे दिन से पढ़ पढ़ के बोर हो चुके होते थे, बीच में सिर्फ खाने और चाय का रेस्ट होता था। पूरे दिन से ज्योग्राफी पढ़ पढ़ के ना दिमाग ऐसे हो जाता था कि भाई अब घर चलो, है ना। लेकिन जाना नहीं था, जाना 6:30 बजे था। तो मैं क्या करती थी, 4 बजे बाद में दोनों पेपर, डेली के नेट के 2 पेपर, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर सॉल्व करती थी। अब सॉल्व ऐसे नहीं कर रही हूँ कि किताब ले लिया और ये क्वेश्चन पढ़ लिए। ऐसे पेपर कभी मत सॉल्व करो, ऐसे सॉल्व करोगे तो कभी फ़ायदा नहीं होगा। पेपर कैसे सॉल्व करने हैं, ऊपर मैं डेट लगाती थी कि भाई ये इस साल का पेपर है, क्वेश्चन 50 के 50 नंबर लिख लिए, ठीक है। आंसर तो पीछे होते हैं, तो आंसर तो अपन को वैसे भी नहीं दिखेंगे। पहले पेपर का आंसर अपने मन से लगाती थी, ये है। दूसरे मतलब कॉपी में लिखती थी। 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 50 क्वेश्चन सॉल्व करके फिर आंसर से मिलाती थी कि पहले में A B C ऐसे करके मिला लिए। उसके बाद में जोड़े कि आज कितने नंबर बने, है ना। फिर मतलब पहले सेकंड पेपर सॉल्व करती थी नेट का, और फिर थर्ड पेपर सॉल्व करती थी, है ना। फिर उनको जोड़े, है ना। फिर जब जोड़ लिया उसके बाद में मैं पेपर मिलाती थी, है ना, कि अब भाई कितने क्वेश्चन, मतलब कि इस क्वेश्चन का जो मैंने सही उत्तर दिया है क्या ये सही था। मतलब क्या होता है कि अपन उत्तर देते हैं तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता ये सही है कि गलत है। फिर अपन मिलाते हैं तो पता चलता है अच्छा यही सही है, अगली बार ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका यही उत्तर करना है। और दूसरी बात कि जो गलत क्वेश्चन होते थे, जो नहीं आ रहे होते थे, जब हम पेपर मिलाते हैं ना, जब हमें याद हो जाता है कि अच्छा इस क्वेश्चन का ये था। और मैं फिर से कहूँगी कि मतलब इतने सारे रिपीट क्वेश्चन आएंगे कि आपको लगेगा कि यार ये पेपर मेरा पहले देखा हुआ है। अगर क्योंकि यार मतलब उससे ज़्यादा क्या पूछेगा स्कूल लेक्चरर में, जब हर 6 महीने में ज्योग्राफी का एग्ज़ाम हो रहा है और वही सेम सिलेबस है, तो उससे अलग कितना पूछ लेगा आप खुद ही सोचो। राजस्थान की ज्योग्राफी तो नहीं है उसमें, बाकी तो सारी चीज़ें हैं ना, तो उसी के क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं। मैंने कम से कम 30 पेपर सॉल्व कर दिए थे एग्ज़ाम तक। अब आप सोचो मेरे 4 से 6:30 बजे 2.5 घंटे सिर्फ पेपर सॉल्व करने में बीतते थे। आप लोगों को लगेगा क्या वाहियात मजाक है यार, इतनी देर में हम 20 पेज और पढ़ लेते। मैं भी ऐसे ही सोचती थी, लेकिन यार दिमाग भी थक जाता है पूरे दिन पढ़ते पढ़ते। और ख़ुद का टेस्ट भी होता रहता है कि अच्छा यार कल अपने 20 ही नंबर बने थे, आज 22 बने। इम्प्रूवमेंट होता है, खुश होते हैं अपन। जब मैं लाइब्रेरी से उठती थी तो कभी बहुत निराश होती थी जिस दिन बहुत कम नंबर जुड़े होते थे, कभी ठीक ठाक जुड़े होते थे तो मैं बहुत खुश होती थी, है ना। इस तरह से अपना खुद का टेस्ट होता है। तो भाई गाइड ले आना, गाइड से MA वाली तैयारी करना, शॉर्ट नोट्स बनाना। शुरू में आओ जिस दिन सुबह सुबह उनका रिवीजन करना, एटलस पढ़ना। और जब आप पढ़ना शुरू करो एटलस पढ़ने के बाद में उससे पहले जो कल पढ़ा है उसका रिवीजन करना। लास्ट में जाते टाइम शॉर्ट नोट से रिवीजन करके ही उठना है। किताब और विचारक और थ्योरी पीछे अलग से नोट्स बनाने हैं और उनको अलग से पढ़ना है।
इसके अलावा जो मैंने बताया है कि डेली के 2 पेपर सॉल्व करने हैं। नेट की पुरानी किताबें, मतलब नेट वाली जो पेपर आते हैं मॉडल सॉल्व पेपर, वो खरीदना। मॉडल पेपर मत खरीदना, मॉडल पेपर बकवास होते हैं। सॉल्व पेपर खरीदना, क्योंकि नेट के बहुत एग्जाम लगते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन है, तो सॉल्व पेपर खरीद लेना, है ना। 2 पेपर पहले आते थे पिछले साल से, या 2 जब से मैंने दिया है तब से सिलेबस चेंज हो गया 2020 से। अब शायद नेट में एक ही पेपर आता है ज्योग्राफी का, पहले 2 पेपर आते थे जब मैं फेल होती थी, है ना। और देखो दोस्तों, नवंबर से लगभग प्रॉपर्ली तैयारी शुरू करी। 25 जनवरी को मेरा नेट का एग्ज़ाम था, 25 दिसंबर को, 31 दिसंबर को रिज़ल्ट आया और उस टाइम मैं नेट में पास हुई और JRF भी हुआ। और उसके बाद में 7 जनवरी को मेरा फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम था और इतना टॉप एग्ज़ाम हुआ था कि मतलब पेपर जब मैं लिख रही थी वहाँ पे, जब क्वेश्चन के मार्किंग कर रही थी, तब भी मुझे समझ में आ गया था कि आज का दिन मेरे लिए बना है और इस पेपर पे मुझे पास होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मतलब मुझे सब कुछ आ रहा था, सब कुछ। मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मुझे बहुत कम से आ रहे। ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैंने टॉप किया है, आपको पता है यार कि कितने पेपर बिकते हैं, है ना। जब रिज़ल्ट आने शुरू हुए थे, इतनी कट ऑफ जा रही थी, तो मैं रोज़ रोती थी पापा के सामने, पापा मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि पता था यार हर जगह करप्शन है, पेपर बिक रहे हैं, बिना पढ़ने वाले पास हो रहे हैं, 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए देके। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे। लड़कियों को माँ बाप इतना पढ़ा देते हैं वो काफ़ी होता है, बाकी के पैसे जो होते हैं शादियों के लिए बचा के रखते हैं। कहाँ से यार मतलब पेपर खरीदने के पैसे होंगे, तो हमारे पास वो सारी चीज़ें भी नहीं था। लेकिन इन चीज़ों पे हम विश्वास करके अपनी हिम्मत नहीं हार सकते। हमें नहीं पता ये चीज़ें सच हैं कि नहीं है, बिकते हैं कि नहीं बिकते। हमें अपनी श्रद्धा पे विश्वास रखना चाहिए कि अगर हम हार्ड वर्क कर रहे हैं तो एक ना एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिलेगी, है ना। अफवाह भी उड़ती रहती है, जब तक सबूत नहीं होते हम नहीं बोल सकते। बस ये है कि कट ऑफ जितनी हाई जा रही थी तो मुझे लगता था यार मुझे कितने सारे क्वेश्चन आ रहे थे, मुझे तो वही क्वेश्चन नहीं आ रहे थे जो मतलब लगभग सभी को नहीं आते होंगे, जो कभी सुने ही नहीं, है ना। ऐसे ही तो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, क्योंकि पता होता है अपना लेवल कहाँ हो गया, है ना। फिर भी ऐसा लगता था इतनी कट ऑफ जा रही है यार, कैसे पास होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन कभी हार्ड वर्क फेल नहीं जाता। 2 महीने में किस तरह से बनना है, क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं सिर्फ 2 महीने बैठ के बन गई। RAS की तैयारी मेरी 2014 से चल रही है, उस तैयारी का फल इधर भी मिला। आपको पता है फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर ने मुझे पास करवाने में बहुत योगदान दिया है। और उस फर्स्ट पेपर के लिए मैंने 2 महीने में कुछ नहीं पढ़ा था, 2 महीने में मैंने सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ी थी, क्योंकि फर्स्ट पेपर ऑलरेडी RAS की वजह से तैयार था मेरा, है ना। तो वो मेहनत, इसके अलावा राजस्थान की ज्योग्राफी, भारत की ज्योग्राफी भी RAS की वजह से मेरी तैयार थी। तो वो मेहनत, सारी मेहनत मिलके मुझे नौकरी मिली थी। तो आप इस तरह से भी मत सोचना कि यार 2 महीने में मैडम ने तो घपला किया होगा या फिर ऐसे थोड़ी सिलेक्शन होता है यार। वो टेबल कुर्सी पर फर्स्ट ग्रेड के नाम के 2 महीने थे, लेकिन पीछे की जो सालों की मेहनत थी वो काम आई थी। तो आई होप दोस्तों कि ये स्ट्रेटेजी जो मैंने बताई है वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी। अगर हेल्पफुल लगती है और किसी तरह के सजेशन सुझाव चाहते हैं तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। और जो आप लोग ये कमेंट करते हैं मैडम तैयारी करा दो ज्योग्राफी की, यार वो नहीं होगा, क्योंकि मैं अकेली पर्सन हूँ, जॉब में भी हूँ और मतलब 20-30 नोट्स होते हैं यार, है ना। उतने नहीं ऑनलाइन पढ़ाए जा सकते और मतलब 2 महीने में तो बिल्कुल नहीं पढ़ाए जा सकते। हाँ, हम तैयारी शुरू करें और अगले वैकेंसी के लिए बच्चों के लिए करें, वो अलग बात है कि धीरे धीरे हम ज्योग्राफी को लेके चलें। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा RAS की तरफ ध्यान देना चाहिए, तो उस तरह की तैयारी हम ज़्यादा करेंगे। बाकी आप लोगों के सजेशन सर आँखों पर। आई होप कि आप वीडियो को पसंद करेंगे। वीडियो में कोई कमी लगी हो तो अभी आप नीचे सजेशन में आप मुझे बता सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।